हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th विज्ञान के संपूर्ण किताब से केवल मोस्ट इम्पॉर्टेंट 55 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम 2024 में पूछने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। और मैं केवल उन प्रश्नों को बताऊंगा जो आपके बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं ये सभी प्रश्न कौन कौन से हैं। इससे पहले मैं बता दूं कि देखिए इन सभी का पीडीएफ नोट्स भी हम आपको बता देंगे कि कैसे आपको इन सभी का पीडीएफ नोट्स मिल जाएगा, तो उसको आपको चिंता नहीं करना है। और यदि आप इन सभी प्रश्नों को तैयार कर लेते हैं तो मैं ये कह सकता हूँ कि आपका जो 70 नंबर का जो पेपर होता है तो 70 में से आपका 60 नंबर इससे मिल जाएगा, और जो 10 नंबर है वो हम न्यूमेरिकल आपको बताएंगे, तब आपको उसको न्यूमेरिकल अगर कर लेते हैं तो 60 नंबर यहाँ से और 10 नंबर न्यूमेरिकल, तो आपका 70 नंबर टोटल मिल जाएंगे। समझ रहे हैं? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमने सबसे पहला हमारा प्रश्न है कि संयोजन और तथा वियोजन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया और वियोजन अभिक्रिया ये बहुत ही इंपॉर्टेंट अभिक्रियाएँ हैं, तो इन सभी को आपको तैयार कर लेना है। ठीक है जी, समझ गए। दूसरा आता है कि ऊष्माक्षेपीय और ऊष्माशोषीय अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया किसे कहते हैं, ऊष्माशोषीय अभिक्रिया किसे कहते हैं, ये सभी इंपॉर्टेंट रिएक्शन हैं। और ये सभी किसके प्रकार हैं? रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार हैं। ठीक है, तो इन सभी को तैयार कर लेना है। अगला आता है जो है तीसरा हमारा क्वेश्चन, जो यहाँ पे कह रहा है कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की विधि। अब रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की विधि कौन सी होती है ये आपको बता देना है। कैसे हम रासायनिक समीकरण को संतुलित करते हैं ये पूरा आपको डीप में एक्सप्लेन करना होता है, और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसीलिए इसको पूरा अच्छे से आपको ध्यान से समझना है। अगला आता है चौथा कि संक्षारण क्या होता है। अब देखिए यहाँ पे जो कहा गया कि संक्षारण, तो संक्षारण क्या होता है इसको भी आपको एक्सप्लेन करना है, और इसके दो आपको उदाहरण देना है। ठीक है, तो संक्षारण क्या होता है पूरा हमने डीप में एक्सप्लेन हम आपको करेंगे आगे। ये सभी यहाँ तक आपके पहले से लेकर और तीसरा जो चैप्टर है, ठीक है, मतलब पहले चैप्टर के ही ये सभी प्रश्न हैं। ठीक है, पांचवा हमारा जो आता है कि रेडॉक्स अभिक्रिया। अब देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है। रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं, अपचयन अभिक्रिया किसे कहते हैं, उपचयन अभिक्रिया किसे कहते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सभी रिएक्शन हैं, तो बिल्कुल आपको इन सभी को तैयार कर लेना है। ठीक है, आते हैं अगले अपने प्रश्न पे। ठीक है, तो अगला हमारा देखिए यहाँ पर आपको छठा हमारा प्रश्न दिखाई दे रहा है कि अम्ल, क्षार एवं लवण। तो अम्ल क्या होता है, क्षार किसे कहते हैं, लवण किसे कहते हैं, इन सभी का परिभाषा उदाहरण आपको तैयार कर लेना है। और यदि आपके पास समय हो तो इन तीनों का गुण भी आपको तैयार कर लेना है। ठीक है, ये जो भी आपसे पूछेगा लॉन्ग टाइप में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये सभी है, तो ये सभी तो 2-2 नंबर वाले क्वेश्चन हैं, 2-2 नंबर 3-3 नंबर, पर ये सभी 5 नंबर 7 नंबर वाले प्रश्न हैं, तो इनको तैयार कर लेना है। ये जो छठा क्वेश्चन है यहाँ से आपके कौन सा चैप्टर, दूसरा चैप्टर जो है वो स्टार्ट हो रहा है, अम्ल, क्षार तथा लवण। अगला आता है कि बेकिंग सोडा बनाने की विधि। अब बेकिंग सोडा मतलब खाने वाला जो सोडा होता है उसकी बनाने की विधि क्या होती है पूरा एक्सप्लेन आपको कर देना है। आठवां हमारा क्वेश्चन है कि धावन सोडा बनाने की विधि। देखिए ये वेरी मतलब VVI इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन सभी को आपको नोट्स में लिखते हुए चलना है। और केवल आपको मैं तो यही कहूँगा, समय कम बचा हुआ है, आप अभी से केवल विज्ञान के ये सभी प्रश्नों को आप नोट्स में लिख लीजिए, और उसके बाद एक एक हेडिंग वाइज हेडिंग आप इस सभी प्रश्नों को तैयार कर लीजिए। ठीक है, अगला आता है हमारा, देखिए यहाँ पे हमने 9th क्वेश्चन ले लिया है, दिखाई दे रहा होगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस। ये देखिए VVI है, ये तो VVI इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कहा जा रहा है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र, उपयोग और प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने की विधि क्या होता है, मतलब पूरा एक्सप्लेन आपको कर देना है। और इसी में एक और पूछता है कि जिप्सम बनाने की विधि क्या होता है, तो जिप्सम में आपको बता देना है। समझ गए? तो अब आगे और भी अपने क्वेश्चन को देख लेते हैं। हम केवल 55 क्वेश्चन को हम देखेंगे, ठीक है, आपके पूरे संपूर्ण किताब से। ठीक है, अगला आता है हमारा जो 10वां क्वेश्चन है कि pH मान। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है pH मान, या कहीं कहीं pH मान ना कहकर pH मूल्य कह देता है। क्या कह देगा? pH मूल्य। ठीक है, तो आपको निश्चिंत रहना है, pH मान कहे या pH मूल्य कहे, दोनों बात एक ही है। ठीक है, अगला आता है कि धातु किसे कहते हैं,
अधातु और उपधातु, इन तीनों का परिभाषा फिर से और उसके बाद इनका उदाहरण भी आपको तैयार कर लेना है। समय है तो इन सभी का आपको गुण भी तैयार कर लेना है, ठीक है। इनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होता है वो सब आपको तैयार कर लेना है। अगला आता है 12वां क्वेश्चन, विद्युत रासायनिक श्रेणी। ये भी VBI क्वेश्चन है, तो इस सभी को आपको तैयार कर लेना है। 13वां हमारा क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन, जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन है और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, इनको भी आपको तैयार कर लेना है। ये सभी VBI क्वेश्चन है। सोच रहे हैं आप, स्वयं भी सोच सकते हैं कि देखिए पूरे हमने संपूर्ण किताब से ना आपको बता रहे हैं, संपूर्ण किताब के हम केवल आपको 55 ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन को बता रहे हैं, तो कम से कम आप इतना तो तैयार कर ही सकते हैं, ठीक है। तो कम से कम इतना आप तैयार कीजिए, और इतना तैयार कर लेते हैं तो मुझे विश्वास है, पूरा मैं विश्वास से कह सकता हूँ कि आपको 55 से मतलब 55 से 60 नंबर तो आपको फिक्स है मिल जाएंगे, और 30 नंबर तो आपके बोर्ड एग्जाम से मिलने वाले हैं, तो अच्छे से तैयारी हो जाएगी, ठीक है। तो इन सभी का PDF नोट्स हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, ठीक है। वहाँ से जाकर इनका ले लीजिएगा। टेलीग्राम पे आप सर्च करेंगे क्या, ओनली आप सर्च करिएगा हमारे चैनल का नाम जो है ब्रदर सर, ठीक है। ये हमारे मेन चैनल का नाम है, इसको आप सर्च करेंगे, वीडियो आपको मिल जाएगा, मतलब सॉरी इन सभी का PDF क्वेश्चन का मिल जाएगा, ठीक है। आगे के क्वेश्चन को देख लेते हैं। 14वां हमारा प्रश्न है जो है कि सजातीय श्रेणी, और कभी कभी सजातीय श्रेणी ना कहकर आपको कह देगा कि समजातीय श्रेणी, तो इनसे कंफ्यूज नहीं होना है। सजातीय श्रेणी या समजातीय श्रेणी क्या होता है पूरा आपको डिटेल में एक्सप्लेन कर देना है, ठीक है। और सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला आता है खनिज और अयस्क में अंतर, तो खनिज में और अयस्क में क्या डिफरेंट होता है ये आपको बता देना है। और एक और बात याद रखना है कि खनिज किसे कहते हैं इसका उदाहरण भी आपको तैयार कर लेना है, अयस्क क्या होता है इसका भी उदाहरण तैयार कर लेना है, ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन आता है जो है कि IUPAC नामांकन। अब आप भी जानते हैं कि IUPAC नामांकन कितना इंपॉर्टेंट है। IUPAC मतलब नाम लिखना होता है, तो वो कैसे लिखा जाता है सब हम कराएंगे भी आपको टॉपिक, निश्चिंत रहिए। आप इस चैनल पर पूरा भरोसा कर सकते हैं, ठीक है। आप जानते भी होंगे कि जो भी ब्रदर सर हमारा मेन चैनल है जिस पर हम क्लास 12 का बेहतर तरीके से तैयारी कराते हैं, ठीक है। तो आप निश्चिंत रहिए, आपका क्लास 10th का भी हम इस चैनल पे जो ब्रदर सर क्लासेस चैनल है इस पर हम क्लास 10th का ओनली आपको तैयारी कराएंगे, चाहे वो फिजिक्स का हो, ठीक है, या केमिस्ट्री या बायोलॉजी हो, ठीक है, या हिंदी हो, अंग्रेजी हो, ठीक है, या सामाजिक विज्ञान हो, टोटल की तैयारी कराई जाएगी। आपको निश्चिंत रहना है, ठीक है। और प्लेलिस्ट आप जरूर एक बार जब भी देख रहे हो इस वीडियो को, तो इस वीडियो को देखने के बाद आप प्लेलिस्ट जरूर आप चेक कीजिएगा, वहाँ पे सभी का वीडियो आपको मिल जाएगा, ठीक है। साबुनीकरण अभिक्रिया क्या होता है ये आपको बता देना है, ठीक है। अगला आता है यहाँ पर कि एसिटिलीकरण अभिक्रिया, ठीक है। साबुनीकरण अभिक्रिया या एसिटिलीकरण अभिक्रिया क्या होता है ये भी एक्सप्लेन कर देना है। और यहाँ पे एक और बात देखिएगा कि कभी कभी साबुनीकरण अभिक्रिया ना कहकर इस तरीके से 9th जो 19वां हमारा क्वेश्चन है इस प्रकार कह देगा कि साबुनीकरण पर संक्षिप्त में टिप्पणी लिखिए, ठीक है। तो साबुनीकरण क्या है, एक अभिक्रिया ही है, ठीक है। तो ये इस प्रकार भी कह देगा या सिंपल में कहेगा साबुनीकरण अभिक्रिया, तो इससे आपको कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है, ठीक है। अगला आता है जो हमारा 20वां क्वेश्चन है कि मेंडलीव के आवर्त, ध्यान से समझेंगे, मेंडलीव के आवर्त नियम। या तो देखिए इसमें दो तरह के क्वेश्चन पूछा जाता है, पहले कह देगा कि मेंडलीव का आवर्त नियम क्या है, या दूसरा आपके कह देगा कि मेंडलीव का आवर्त सारणी क्या है और इसकी विशेषताएं लिखिए। तो मेंडलीव का आवर्त नियम अलग है और मेंडलीव की आवर्त सारणी भी अलग है, तो इनको आपको दोनों को तैयार करना है, उसकी विशेषताएं भी तैयार कर लेना है, समझ गए। तो आते हैं अगले अपने प्रश्न पे। अगला हमारा देखिए यहाँ से अब आपके स्टार्ट हो रहा है, जो यहाँ पे पाचन तंत्र हमने लिख दिया, यहाँ से अब आपकी बायोलॉजी स्टार्ट हो रहा है। ये सभी आपके कौन थे, केमिस्ट्री के सभी क्वेश्चन थे। अब देखिए पाचन तंत्र जो 21वां हमारा क्वेश्चन है, पाचन तंत्र। देखिए पाचन तंत्र क्या होता है, मतलब इसका सचित्र में आपको सचित्र वर्णन करना है, पूरा आपको डिटेल में एक्सप्लेन कर देना है। और ये सभी प्रश्न है ना, ये सभी आपके लॉन्ग टाइप में क्वेश्चन हैं, ठीक है। अगला आता है श्वसन तंत्र किसे कहते हैं, श्वसन तंत्र। उसके बाद होता है उत्सर्जन तंत्र, ठीक है। तो ये सभी इंपॉर्टेंट है, मतलब ये सभी हम कह सकते हैं ये तीनों जो है ना ये भी आई है। इन तीनों में से एक प्रश्न तो आपके बोर्ड एग्जाम में ज़रूर बनते ही हैं, ठीक है।
अगला आता है यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि लैंगिक जनन किसे कहते हैं और अलैंगिक जनन किसे कहते हैं, इसको भी आपको एक्सप्लेन कर देना है। ठीक है, अगला आता है हमारा प्रश्न है जो है कि स्वपरागण किसे कहते हैं और परपरागण किसे कहते हैं, ये भी आपको एक्सप्लेन कर देना है। और उसके बाद स्वपरागण और परपरागण की विभेद क्या होता है, मतलब इन दोनों में डिफरेंट क्या होता है, क्या अंतर होता है, ये भी आपको बताना होगा। ठीक है, तो हमने 25 देख लिया। 26वां हमारा प्रश्न आता है कि पुष्प की संरचना और पुष्प की जो क्या होती है, स्ट्रक्चर कैसा होता है, कैसी इसकी संरचना होती है, ये आपको एक्सप्लेन कर देना है। ठीक है, ये सब हम आपको कराएंगे, निश्चिंत रहिए। अगला आता है कि नर तथा मादा जनन तंत्र, नर और मादा जनन तंत्र, मतलब नर जनन तंत्र क्या होता है, मादा जनन तंत्र क्या होता है, इसको भी आपको तैयार कर लेना है। ठीक है, अगला आता है जो 28वां हमारा क्वेश्चन है कि डीएनए और आरएनए में अंतर, मतलब डीएनए और आरएनए में क्या डिफरेंट होता है, इसको भी आपको तैयार कर लेना है। ये क्लास 12th में भी बहुत बार पूछा गया है, तो सोच सकते हैं क्लास 12th में अगर पूछा गया है तो क्लास 10th के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इन सभी को निश्चिंत होकर आपको तैयार कर लेना है। अगला आता है जो है हमारा 29वां क्वेश्चन कि मेंडलीफ का आनुवांशिकता का नियम। ठीक है, मेंडल के आनुवांशिकता का नियम। ठीक है, तो मेंडल के आनुवांशिकता का नियम क्या होता है, ये भी आपको एक्सप्लेन कर देना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो अब आते हैं अपने तीसरे प्रश्न पर। 30वां हमारा प्रश्न है, ठीक है, एक संकरण, ध्यान से याद रखेंगे, एक संकर संकरण किसे कहते हैं और द्विसंकर संकरण किसे कहते हैं, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो तैयार कर लीजिएगा। अगला आता है कि लिंग निर्धारण की प्रक्रिया। अब लिंग निर्धारण की प्रक्रिया क्या होती है, बायोलॉजी का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको भी तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, अगला आता है कि मानव मस्तिष्क। अब मानव मस्तिष्क की पूरी संरचना क्या होता है, पूरा आपको डिटेल में एक्सप्लेन कर देना है। उसके बाद तंत्रिका तंत्र क्या होता है, ये भी आपको एक्सप्लेन कर देना है। ये सभी आपके क्या है, ये जो दोनों क्वेश्चन है ये आपके लॉन्ग टाइप में क्वेश्चन है और ये जो पूछे जाएंगे तो 5 से 7 नंबर में पूछे जाएंगे, तो इनको बिल्कुल भी आपको मिस नहीं करना है, तैयार कर लेना है। ठीक है, आपके लिए पूरा ढूंढ कर ही इतना मेहनत करके आपके लिए बताया जा रहा है, सोच रखते हैं पूरी किताब से हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, तो इतना तो आपको बिल्कुल आपको तैयार कर लेना है। 34वां हमारा क्वेश्चन है कि मानव के मादा जनन तंत्र और नर जनन तंत्र का वर्णन, मतलब मानव के जो मादा जनन तंत्र होते हैं, ठीक है, और उसके बाद नर जनन तंत्र होता है, इसका वर्णन आपको कर देना है। देखिए ये दोनों एक तरह से, ये लाइटिंग का इतना प्रॉब्लम है कि देखिए एक और मैं बात बता दूं कि देखिए देखिए जो क्वेश्चन इसमें हम 2 ऐड किए हैं, बट ऐसा नहीं कि आपको दोनों, पहले क्या देगा कि मानव के मादा जनन तंत्र का सचित्र वर्णन कीजिए, इस प्रकार क्वेश्चन पूछेगा, या क्या देगा कि मानव के नर जनन तंत्र का सचित्र वर्णन कीजिए। ठीक है, तो इस प्रकार एक ही क्वेश्चन इन दोनों में से पूछेगा, या तो मादा जनन तंत्र पूछ लेगा या तो नर जनन तंत्र पूछ लेगा। ठीक है, समझ गए। आते हैं अगले हमारे 35वां प्रश्न पे, जो है कि प्रकाश का परावर्तन। अब देखिए यहाँ से जो स्टार्ट हो रहा है आपका फिजिक्स स्टार्ट हो रहा है। क्या स्टार्ट हो रहा है, फिजिक्स। अब फिजिक्स का पहला चैप्टर है जो है प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन, जिसमें यही पूछ लिया गया कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। अब परावर्तन के 2 नियम होते हैं, वो भी आपको एक्सप्लेन कर देना है। नियम तो आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो इनको निश्चिंत होकर आपको तैयार कर लेना है। अगला आपको दिखाई दे रहा होगा, अगला हमारा प्रश्न है कि जो अगला हमारा यहाँ पे प्रश्न आपको दिखाई दे रहा है कि अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, मतलब अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनता है और उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनता है, ये आपको एक्सप्लेन कर देना है। समझ गए। ठीक है, अगला आता है जो है 37वां हमारा प्रश्न कि प्रकाश का अपवर्तन। अब जो है प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है, अपवर्तन का नियम क्या होता है, ये भी आपको एक्सप्लेन कर देना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये सभी टॉपिक हैं, क्योंकि ये जो टॉपिक है ना, ये इसी पर तो पूरा बेस्ड है ना चैप्टर, तो इसीलिए वेरी इंपॉर्टेंट है। अगला आता है कि लेंसों से प्रतिबिंब का निर्माण, मतलब क्या है कि लेंस द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनाया जाता है, कैसे निर्माण होता है, ये आपको बता देना है। ठीक है, अगला आता है, यहाँ पे देख रहे होंगे कि लेंस की क्षमता। अब लेंस का जो क्या होता है, कैपेसिटी क्या होता है, ये आपको बता देना है। क्लास 12th के लिए भी ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो सोच सकते हैं क्लास 11th के लिए भी, जो क्लास 10th है उसके लिए कितना इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, अगला आता है निकट दृष्टि दोष।
अब निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष, यहाँ पे नीचे हमने लिखा होगा, हाँ दूर दृष्टि दोष। देखिए ये जो टॉपिक है निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष, इसको तो भी आई की श्रेणी में आपको रखना है, ठीक है। और निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं, इसके साथ साथ आपको कारण और इसका निवारण, मतलब कैसे ये किस कारण से ये दोष होता है और इसका निवारण क्या है इसका निवारण क्या है, मतलब इसको हम कैसे दूर कर सकते हैं इस दोष को, ये भी आपको तैयार कर लेना है, ठीक है। अगला आता है जो आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे कहा जा रहा है कि मानव नेत्र और सचित्र वर्णन, माने मानव नेत्र किसे कहते हैं, मतलब नेत्र किसे कहते हैं ये आपको बताना है, और जो मानव नेत्र है उसका सचित्र आपको वर्णन करके एक्सप्लेन कर देना है, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगला आता है ओम का नियम और ओम के नियम का सत्यापन। ये दो टॉपिक है, ये लॉन्ग टाइम में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो बिल्कुल भी मिस नहीं करना है, आपको तैयार कर लेना है, ठीक है। अगला यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है जो है 44वां क्वेश्चन, जो है विद्युत धारा। अब विद्युत धारा किसे कहते हैं ये भी आपको तैयार कर लेना है, ठीक है। और यहाँ पे एक और बात है कि जो 45वां क्वेश्चन है कि प्रतिरोध किसे कहते हैं, प्रतिरोध का परिभाषा, सूत्र, मात्रक, विमीय सूत्र, राशि, पूरा आपको डिटेल में इन सभी के बारे में एक्सप्लेन कर देना है। और इसके साथ साथ यदि समय हो तो 1 एम्पियर का भी परिभाषा आपको तैयार कर लेना है, ठीक है। ये भी कभी कभी पूछ लिया जाता है। अगला आता है 46वां क्वेश्चन, जो है विशिष्ट प्रतिरोध। अब विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है, और याद रखेंगे विशिष्ट प्रतिरोध को प्रतिरोधकता के नाम से भी जानते हैं, प्रतिरोधकता, ठीक है। तो प्रतिरोधकता किसे कहते हैं ये भी आपको तैयार कर लेना है। विशिष्ट प्रतिरोध क्या है या प्रतिरोधकता, दोनों का मतलब एक ही होता है, ठीक है। तो आगे के क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। तो अब आते हैं अपने 47वें प्रश्न पे। देखिए 47वां प्रश्न है श्रेणी क्रम संयोजन और दूसरा है समांतर क्रम संयोजन। तो श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन ये भी आपको तैयार कर लेना है। परंतु यहाँ पे एक और बात आता है कि किसका हम श्रेणी क्रम संयोजन कर रहे हैं और किसका समांतर क्रम। तो याद रखेंगे ये दोनों प्रतिरोध है, ठीक है, मतलब प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन करना है, ठीक है। अब आप समझ गए। तो यहाँ पे ये कह सकते थे, मैंने हम डिटेल में लिखते तो हम ये लिखते हैं कि प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन और प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन, ये आपको तैयार कर लेना है। अगला आता है जो है हमारा 49 प्रश्न, जो है कि विद्युत मतलब चुंबकीय बल रेखाएं क्या होती हैं, ये आपको तैयार कर लेना है। इसको तो कहने की ज़रूरत नहीं है कि बायो सेवर्ट का नियम वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये भी आई है तो इसको तैयार कर लेंगे, और ये क्लास 12 के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है, क्योंकि 10 के लिए भी तो आपको फ़ायदा करेगा ही, और क्लास 12 में जब जाएंगे तो उसके लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, बहुत ही उपयोगी साबित होगा आपके लिए, ठीक है। अगला आता है कि फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। अब देखिए यहाँ पे फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम क्या होता है ये आपको बता देना है, और उसके साथ साथ आपसे एक और क्वेश्चन कह दिया जाता है कि फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, मतलब फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम क्या है ये भी आपको एक्सप्लेन कर देना है। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सब हम कराएंगे। अगला आता है जो है 53 प्रश्न, जो है विद्युत मोटर। विद्युत मोटर क्या होता है ये आपको एक्सप्लेन कर देना है। ये क्या करता है, जो विद्युत ऊर्जा होती है, विद्युत ऊर्जा होता है उसको किस में चेंज कर देता है, यांत्रिक ऊर्जा में, यांत्रिक ऊर्जा में क्या कर देता है, चेंज कर देता है। और जो 54 हमारा प्रश्न है विद्युत जनित्र। अब विद्युत जनित्र जस्ट इसके अपोजिट करता है, ये यांत्रिक ऊर्जा को किस में, विद्युत ऊर्जा में चेंज कर देता है, समझ गए। और पूरा आपको डिटेल में सचित्र वर्णन करना है। अगला आता है फैराडे का नियम, जो कि फैराडे का नियम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी आपको तैयार कर लेना है, ठीक है। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। और देखिए ये 2 और प्रश्न हमने लिया हुआ है, इन दोनों को भी तैयार कर लेंगे। जो है ओजोन परत का अपक्षेप, ठीक है। तो ओजोन परत का अपक्षेप क्या होता है ये भी आपको तैयार कर लेना है। और दूसरा है कि ऊर्जा का स्रोत। अब ऊर्जा के तो बहुत ज़्यादा स्रोत होते हैं, तो ये भी आपको बताना है कि ऊर्जा के कितने स्रोत होते हैं, ऊर्जा का स्रोत किसे कहते हैं, पूरा आपको डिटेल में एक्सप्लेन कर देना है। तो ये जो टॉपिक हमने अभी आपको इस वीडियो में बताया ये वेरी 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 मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो इनको निश्चिंत होकर आपको तैयार कर लेना है, ठीक है। यदि आप इनको तैयार कर लेते हैं तो मैं बिल्कुल कह सकता हूँ कि 55 से 60 नंबर आपके फिक्स हो जाएंगे। और न्यूमेरिकल आप तैयार कर लेते हैं तो वहाँ से आपको 10 नंबर मिल जाएंगे, तो 60 और 10 70 नंबर आपके फिक्स हो जाएंगे, ठीक है। 1-2 नंबर नहीं भी मिले तो क्या हुआ भाई,
65 नंबर भी आपको मिलते हैं और 30 नंबर स्कूल की तरफ से तो 95 नंबर हो जाएंगे। इससे ज़्यादा क्या चाहिए आपको, ठीक है। तो इतना आप तैयार कीजिए। दूसरी बात मैं ये कहूँगा कि इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने फिजिक्स और केमिस्ट्री, फिजिक्स का और केमिस्ट्री दोनों का प्लेलिस्ट का लिंक दिया है। उसी लिंक पे आप क्लिक करेंगे तो इन सभी का चैप्टर वाइज आपको सीक्वेंस में सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने कराया हुआ है, तो उस पर क्लिक कीजिए, वहाँ से पढ़ाई कीजिए, ठीक है। यदि लिंक ना मिले तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ से भी ले सकते हैं। चैनल पे नहीं होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आगे भी ऐसे ही कंटेंट आपके लिए प्रोवाइड कराते रहेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।